नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आज मैं आपका परिचय कराता हूँ युवा कवि एवं लेखक विकास कुमार द्वारा लिखित पुस्तक मारिया से। तो अध्याय 1 कंपनी से मेरा परिचय। मैनेजर ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, मैं आज आपको अपने ऑफिस के सबसे काबिल होनहार सीनियर लीडर के साथ भेज रहा हूँ। आज आपको दिन भर पेशेंस रखकर मिस सुभा के साथ रहना है। अपनी काबिलियत से इनका विश्वास जीतना है और आपका सिलेक्शन मिस सुभा के रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। मिस सुभा ने गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, माई सेल्फ सुभा जायसवाल, सीनियर लीडर ऑफ यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट। दूसरी तरफ से मैनेजर की रोबेली आवाज आई, आज दिन भर आप इनकी निगरानी में रहेंगे। क्या आप इनसे तेज दौड़ सकते हैं? तो दौड़िए। अब हम सब शाम को मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर विक्रम। मैनेजर ने पुनः हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा बीकॉम फाइनल ईयर का रिजल्ट घोषित हो चुका था। हालांकि पिछले दोनों वर्षों के मुकाबले इस वर्ष का परिणाम अच्छा था, लेकिन इस रिजल्ट से मैं काफ़ी निराश था। मैं अपने जेब खर्च के लिए कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेता, साथ ही छोटे मोटे इंग्लिश मीडियम टाइप के स्कूल में मंथली 1500 की नौकरी कर लेता। ऐसे ही एक दिन मैं दैनिक जागरण पढ़ रहा था। अचानक मेरी दृष्टि एक विज्ञापन पर आकर ठहर गई। ये यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट कंपनी का विज्ञापन था। मैनेजमेंट शब्द से वाणिज्य के विद्यार्थी का रिश्ता तो हम समझ सकते हैं, लेकिन इससे भी आकर्षक चीज जो इस विज्ञापन में थी वह था कि मल्टीनेशनल कंपनी को आवश्यकता है ऑफिस कार्य हेतु मैनेजर की। योग्यता हाई स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएट। पता यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर। बस्ती से गोरखपुर लगभग 2 घंटे का रास्ता है। मानो सपनों के शहर गोरखपुर में मेरा सपना साकार होता दिख रहा था। बीकॉम के अनुभव से मैंने एक आकर्षक रिज्यूम लिखा और अब मुझे अगले दिन की सुबह का इंतजार था। मैनेजमेंट कंपनी का ऑफिस, ऑफिस के लोग और मैनेजर की कुर्सी, इन्हीं ख्यालातों में रात भर डूबा रहा। मैं सुबह 5 बजे ही उठ गया था और तैयारी में मुझे खाने पीने का भी होश नहीं रहा। इसी आनन फानन में सुबह 6 बजे की बस में सवार रुस्तम के कदम रुस्तमपुर की ओर चल पड़े थे। बस में चढ़ते ही मैंने कंडक्टर को हिदायत दी कि रुस्तमपुर ढाला आने पर बता दे, और मेरी निगाहें रुस्तमपुर में उतरने वाले किसी हमराही को ढूंढने में व्यस्त हो गई। मैं बस में बैठा कभी इंटरव्यू के बारे में सोचता तो कभी मन में यह विचार चलने लगता कि कहीं बस रुस्तमपुर ढाला पर बिना रुके ही न बढ़ जाए। अचानक मेरे कान में बस कंडक्टर की आवाज़ सुनाई दी, रुस्तमपुर ढाला वाले आगे आ जाएं। बस से उतरकर मैं सोच रहा था कि एक पड़ाव तो पार हुआ और आगे ऑफिस ढूंढने लगा। 1 घंटे काफ़ी मशक्कत के बाद भी जब मैं ऑफिस नहीं पहुंच सका, तब मुझे संकट मोचन नोकिया 3310 की याद आई और मैंने जेब में रखे अखबार की कतरन में दिए गए नंबर को डायल किया। उधर से एक रौबदार आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने उसे बताया कि मैं चंद्रशेखर चौराहे से होते हुए इस समय आज़ाद नगर में हूँ और यहाँ से आगे कैसे आना है, दूसरी तरफ से मुझे बताया गया कि वहाँ से आगे नहीं बल्कि अब आपको पीछे आना है। आप पहले ही काफ़ी आगे निकल आए हैं। अब मुझे वापस रुस्तमपुर पहुंचकर पुनः कॉल करें, यानी जहां मैं बस से उतरा था उसी स्थान पर पुनः पहुंचना है। किसी तरह वहां से रुस्तमपुर का पता पूछकर मैं वहीं खड़ा था जहां मुझे बस ने उतारा था। पुनः कॉल करने पर बताया गया कि वहां से 100 कदम आगे आकर बाईं तरफ गली में प्रवेश करने पर मुझे ऑफिस का एक बोर्ड दिखेगा। वहां से कुछ ही दूरी पर हमारा ऑफिस है। आखिरकार एक दो लोगों से पता पूछते पूछते किसी तरह मैं नियत स्थान पर पहुंचा, जहां एक बड़े काले लोहे के गेट जिस पर प्लास्टिक की हरे कलर की एक पतली परत चढ़ाई गई थी के ठीक ऊपर एक सफ़ेद फ्लैक्स बोर्ड पर लाल रंग से छपे यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट का बोर्ड नजर आते ही जैसे मेरे जान में जान आई। ऑफिस के अंदर रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर एक मधुर सुरीली आवाज ने मेरा स्वागत किया। वेलकम सर, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं तो यह फार्म भरकर जमा कर दीजिए। फार्म थमाते हुए उस सुंदर सी रिसेप्शनिस्ट ने कहा। रिसेप्शनिस्ट 21-22 वर्ष की, शरीर से हृष्ट पुष्ट, भरे भरे गाल तथा औसत कद की नौयौवना थी। फार्म लेकर मैं वहीं पास बेंच पर बैठकर उसे भरकर
पुनः रिसेप्शनिस्ट के पास जमा करने के लिए लाइन में लग गया, जिसमें मेरी तरह मैनेजर बनने का ख्वाब लेकर आने वाले 15-16 लोग और थे। फार्म जमा करने के करीब 1 घंटे इंतजार के बाद मुझे इंटरव्यू के लिए अंदर भेजा गया। सामने एक सफ़ेद चेकदार शर्ट के साथ कुछ हल्के भूरे नीले रंग की टाई लगाए हुए एक व्यक्ति ने गर्मजोशी से हाथ मिलाकर मुझे बैठने के लिए कहा। एक परिचयात्मक सूक्ष्म साक्षात्कार के बाद मुझे कल पुनः फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। साथ साथ 25-26 लोग और दौड़ रहे थे, जिन्हें पिछाड़ते हुए मिस सुभा के कदम अपने मकाम की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। 5 मिनट तक लगातार कंधे पर बैग लेकर दौड़ते हुए अचानक रुककर पूछा, क्यों मिस्टर, थक गए? और फिर सामान्य कदमों से चलने लगी। इस अप्रत्याशित दौड़ के बाद हालांकि हाँफते हुए मैंने झेपते हुए कहा, नहीं। आगे चलकर गली से 2 रास्ते जाते थे। कुछ लोग गली के इस रास्ते तो कुछ दूसरे रास्ते की तरफ दौड़ते हुए निकले। करीब 200 मीटर के बाद सामान्य गति से उनके कदम अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। रोड पार कर करीब 25-30 कदम पर आकर मिस सुभा मुझे लेकर एक होटल में दाखिल हुई। वहां पर वेटर को 2 प्लेट कुछ आर्डर देकर भेजा तथा अपने बैग से एक रसीद नुमा मोटी गड्डी निकालकर उसके पन्ने भरने लगी। मुझे सुबह ही कहा गया था कि मुझे दिन भर मिस सुभा के साथ रहकर सीखना है और शाम को फाइनल इंटरव्यू होगा। कौतुक निगाहों से मैं मिस सुभा को देखने लगा। मिस सुभा करीब 19-20 बरस की एक कॉलेज गोइंग छात्रा की तरह थी। आवाज़ भारी पर जैसे बोली में मिश्री घुली हो। गोरी भरे कपोलों वाली, हंसते हो तो जैसे गाल दोनों तरफ थोड़े दब जाते, होठों पर एक भीनी मुस्कान छा जाती। व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण था, एक प्रकार का ऐसा ओज जिसके आगे आने वाले स्वयं ही हथियार डाल अपनी हार स्वीकार कर ले। इतने में आर्डर आ गया। 2 प्लेट समोसे व मटर से भरे थे। मिस सुभा ने मुझे नाश्ता करने के लिए कहा। मटर समोसे गर्मा गर्म थे और भूख भी लगाई थी। दोनों भविष्य के मैनेजर अपना प्लेट खत्म करने के बाद पुनः तेज कदमों से जाने अनजाने रास्तों की ओर चल पड़े। इस बीच उन्होंने मुझसे घर परिवार संबंधी बात की कि घर में कौन कौन है, आप कितने भाई बहन हो, पिताजी क्या करते हैं। मेरा जवाब सुनने के बाद हम 2 भाई व 1 बहन तथा पिताजी प्राइवेट अध्यापक हैं। उसने अपने बारे में भी बताया कि वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान है, वह बनारस से है और उसके पिताजी एडवोकेट हैं। इस तरह रास्ते भर हल्की फुल्की बातें होती रही, जैसे इससे पहले आपने कोई जॉब की या नहीं, आपकी हॉबी क्या है। लगातार आधे घंटे चलने के बाद मिस सुभा एक बड़े से पार्क में जाकर रुकी। मैं फाइनल इंटरव्यू और उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति व प्रवृत्ति में ही उलझा हुआ था तथा कभी कभी उनके बारे में भी पूछने का प्रयास करता रहता। मिस सुभा अपने जादू के पिटारे अर्थात कंधे पर लटकाए एक बैग जैसा बैग, प्रायः MR वगैरह लेकर चलते हैं, से एक डायरी व पेन निकालते हुए कहा, अब मैं जो बताने जा रही हूँ उस पर ध्यान दे। It may be possible that some questions are related to this topic। एक बार फिर फाइनल इंटरव्यू की बात ने मुझे आंदोलित किया और मैं गौर से उनकी बातों को सुनने लगा, जैसे क्लास में तेजू खा टाइप के बच्चे मैडम की बात सुनते हैं। भाई, फाइनल इंटरव्यू का जो सवाल था, एक बार कोई भी मिस सुभा से बात कर ले तो वह उनसे सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सकता, और वह तो अब इंटरव्यू के बारे में बताने जा रही थी। मिस सुभा ने कहना प्रारंभ किया, हमारी कंपनी यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसके संस्थापक विलियम बेकन इंग्लैंड के एक नामी बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की तथा भारत के उत्तर प्रदेश बनारस में इसका हेड ऑफिस है तथा भारत के छोटे बड़े कई शहरों जैसे कानपुर, मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद, नागपुर, भोपाल, लखनऊ आदि शहरों में इसके ब्रांच ऑफिस है तथा जिनमें 4 हेड ऑफिस हैं, जो कि बनारस, भोपाल, मुंबई और दिल्ली में है। यह बताने के साथ साथ वह मुख्य बातों को एक मझे हुए वक्ता की तरह लिखने के साथ साथ अंडरलाइन तो कभी कभी अंडाकार गोले में तो कभी चौकोर आयतनुमा बॉक्स में भी दिखा रही थी। इतना बताने के बाद मेरी एकाग्रता की जांच के लिए मुझसे हेड ऑफिस व कंपनी के जनक व टाइप के बारे में पूछा। बाकी सवाल के जवाब तो मैंने ठीक ठीक दे दिए।
हेड ऑफिस के बारे में दिल्ली व भोपाल याद नहीं रहे। एक बार फिर मिस सुभा ने एकाग्र होने के लिए चिताया और पुनः याद दिलाया कि आपका सिलेक्शन दिन प्रतिदिन के व्यवहार, क्रियाकलाप व आपकी एकाग्रता पर निर्भर करेगा। तो प्लीज कंसंट्रेट एंड लिसन केयरफुली टू मी। बाय द वे, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में कितने नो सुन सकते हैं? मैंने कहा मतलब? मैं समझा नहीं। कैसा नो सुनना है? मतलब समझाते उसने कहा, आप दिन भर किसी के पास जाते हो और लोग आपसे सहमत नहीं होते हो। मैंने कुछ समझते हुए कहा, जैसे एमआर वगैरह, डॉक्टर के पास दवाई वगैरह लेके जाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप वही समझ लीजिए। मैंने सोचा कि एक दिन में 25-26 डॉक्टरों से तो मिल ही लूंगा। हो सकता है कि 20-21 व्यक्ति मुझसे सहमत ना हो, 5-6 तो मेरी बात मान ही लेंगे। सो मैंने कहा एक दिन में 21-22 नो सुन सकता हूँ। और मैंने पूछा कि यह फील्ड जॉब है कि ऑफिस जॉब? मिस्टर विक्रम, आप जानते होंगे कि एक मैनेजर सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठता है और ऑफिस की ब्रांच की पूरी जिम्मेदारी मैनेजर के कंधों पर होती है। बाय द वे, आपकी क्वालिफिकेशन? जी, बीकॉम फाइनल कर लिया है। मैंने भरपूर आत्मविश्वास से कहा। इसके बाद क्या इरादा है? जी, एम कॉम। एम कॉम करने के बाद क्या करेंगे? किसी कंपनी के मैनेजर की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। आगे रब की मर्जी। If I tell you a bright future is waiting you in Universal Group of Management Company, which is a मल्टीनेशनल कंपनी, एम कॉम कंप्लीट करने और उसके बाद किसी छोटी मोटी कंपनी में नौकरी पाने में आपको कितना वक्त लगेगा? 2 वर्ष एम कॉम और उसके बाद एक आध वर्ष में नौकरी, यानी कम से कम 2.5 वर्ष। और उसके बाद 1-2 साल की ट्रेनिंग। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी कंपनी आपको मात्र 7 मंथ के ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको एज ए मैनेजर अपॉइंट करती है, तो ये कैसा रहेगा? मैं तो पहले ही मिस सुभा से सम्मोहित हो चुका था और अब तो ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुन रहा था। बहुत अच्छा है। आगे मिस सुभा ने कहना शुरू किया, और ऐसा तब होगा जब आज शाम का इंटरव्यू जो मिस्टर इंद्रेश कुमार लेंगे, जो हमारे गोरखपुर ब्रांच के सीनियर मैनेजर हैं, उसे आप क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद आप 7 मंथ के लिए एज ए ट्रेनी अपॉइंट होंगे। बात को आगे जारी रखते हुए उसने कहा, यदि 2 वर्ष में आपका एम कॉम कंप्लीट नहीं हो पाता है, यानी आप फेल हो जाते हो, तो आप क्या करेंगे? मैंने उत्तर दिया, पुनः परीक्षा दूंगा। इसी तरह यदि आप इस 7 महीने में इस ट्रेनिंग को नहीं कंप्लीट कर पाते, तो हमारी कंपनी आपको घर ना भेजकर आपको उतना टाइम और देगी, आपको सिखाएगी, पढ़ाएगी कि आप कंपनी के लिए एक असेट साबित हो। पता है, हमारे इंद्रेश जी, जो मेरे ग्रुप लीडर रह चुके हैं और जिन्होंने वैसे ही मेरा इस कंपनी से परिचय कराया, जैसे आज मैं आपको कंपनी के बारे में बता रही हूँ। उन्होंने इस ट्रेनिंग को 6 महीने में पूरा किया, जो आज हमारे गोरखपुर ब्रांच के सीनियर मैनेजर हैं। और उनकी इस मल्टीनेशनल कंपनी में लाने वाले हमारे डायरेक्टर सर, जो आज हेड ऑफिस बनारस में बैठते हैं, उन्होंने इस ट्रेनिंग को मात्र 5 महीने में पूरा किया। और उन्हीं के अंडर गीतमाला मैडम, जो बनारस की सीनियर लीडर हैं, ने मात्र 3.5 महीने में इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। बातों का क्रम बढ़ाते हुए आगे उसने कहना शुरू किया, मैंने खुद ट्रेनिंग से ग्रुप लीडर का सफर मात्र 2.5 महीने में तय किया है, जबकि मैं सिर्फ मामूली बीए पास हूं। इस ट्रेनिंग के 4 फेज हैं। यदि आप आज सेलेक्ट होते हो, उसके बाद 2 महीना एज ए ट्रेनी, 2 महीने लीडर, 2 माह ग्रुप लीडर और अंत में 1 माह एज ए ट्रेनिंग मैनेजर के बाद आपको एक कंप्लीट मैनेजर बनाकर एक नई ब्रांच सौंप दी जाएगी। आज की ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए मिस सुभा ने कहना जारी रखा, हमारी कंपनी अभी बड़े-बड़े शहरों में है और अभी यह ग्रो कर रही है और इसे बृहद रूप देने के लिए तमाम छोटे-बड़े शहरों में इसके ब्रांच ऑफिस स्थापित करने के लिए मैनेजर की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारी कंपनी ने 7 माह का एक ट्रेनिंग पैकेज बनाया है और यह देश भर के युवाओं को फ्री ऑफ कास्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे रही है। जबकि आप जानते होंगे कि आज इस बेकारी एवं महंगाई के युग में मैनेजमेंट का एक मामूली डिप्लोमा करने में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। वहीं आप एमबीए करते हैं तो आपको करीब 5 लाख तक खर्च करने पड़ सकते हैं और समय ऊपर से, और उतने पर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छी खासी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल ही जाए। पर हमारी कंपनी इस बात की श्योर गारंटी लेती है कि 7 से 9 महीने में आपको एक योग्य मैनेजर बनाएगी और इसके लिए आपको घर से
एक भी रुपए लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि आप 10 से 15 दिन में अपना खर्चा स्वयं निकालना सीख लेते हैं। एक कुशल वक्ता की तरह अपने लेक्चर को उसने जारी रखा। आपको ट्रेनिंग के दौरान ब्रांच ऑफिस पर रहना होगा और यदि बहुत आवश्यक नहीं है तो घर भी नहीं जाना है। मैं स्वयं सिर्फ एक बार जब बनारस में ट्रेनिंग कर रही थी, जहाँ विकास कॉलोनी में मेरा घर है, जब मम्मी की तबीयत बहुत खराब हुई थी, तब की गई हूँ। हमारे मैनेजर सर ट्रेनिंग से लेकर आज तक घर नहीं गए, जबकि मैनेजर बनने के बाद ट्रेनिंग मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर को ब्रांच सौंपकर आसानी से जाया जा सकता है। और मैंने स्वयं अब प्रण लिया है कि अब तो मैनेजर बनने के बाद ही घर जाकर मम्मी को सरप्राइज करना है। और अंत में उसने कहा, यदि आपका सिलेक्शन इस ब्राइट करियर के लिए होता है तो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट ऑफिस में जमा हो जाएगा। हमारे मैनेजर सर का तो एमएससी तक का मार्कशीट जमा किया गया है। मैंने उत्सुकतावश पूछा, यहाँ मार्कशीट क्यों जमा होता है? कंपनी आपसे कुछ ले तो नहीं रही है, बल्कि आपको सीखने के लिए कुछ सामान वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है और उसके सिक्योरिटी के रूप में आपका मार्कशीट जमा करती है। अच्छा मिस्टर विक्रम, आप बता सकते हैं जॉब और करियर में क्या अंतर है? जॉब अर्थात नौकरी जिसमें मंथली इनकम हो, जिसके बदले हमें किसी नियोक्ता के अंडर काम करना हो, और करियर का मतलब हम किसी एक कंपनी में काम करते हुए उसके उच्च पद तक पहुंचे। मैंने अपनी समझ से उत्तर दिया। कैरियर का अर्थ समझाने का प्रयास करते हुए उसने आगे बोला, जब हम किसी कंपनी के उच्च पद पर काम कर रहे हैं तब भी तो हम किसी के अंडर ही काम कर रहे हैं। कैरियर जैसे जमशेद टाटा, धीरू भाई अंबानी, घनश्याम दास बिड़ला आदि लोगों ने किसी के अंडर काम नहीं किया, बल्कि स्वयं के बल पर कैरियर बनाया, और आज हम इनका उदाहरण दे रहे हैं। धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम करते हुए भी अपने पेशेंस कॉन्फिडेंस के बलबूते इतना विशाल अंपायर खड़ा कर दिया। इसके अतिरिक्त जैसे जगजीत सिंह, सोनू निगम, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर आदि का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने अपने फील्ड में अपनी काबिलियत के दम पर अपना कैरियर बनाकर नाम कमाया। कहने का मतलब है कि नौकरी में आपको एक बधी बधाई तनख्वाह मिलती है, जबकि कैरियर में आप अपनी क्षमता के अनुरूप प्रॉफिट कमाते हैं। आपके मन में भी सैलरी को लेकर सवाल होंगे। आपने हमारी कंपनी के विज्ञापन में भी देखा होगा, तभी तो आपने अप्लाई किया है। अच्छा, विज्ञापन में सैलरी कितना लिखा था? मैंने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, जी करीब 30 से 35 हज़ार। मिस्टर विक्रम, ये कंपनी आपको कोई नौकरी नहीं देती जहां आपको 8 से 10 घंटे काम करना हो और बदले में बधी बधाई सैलरी मिलती है, बल्कि यह कंपनी आपको एक कैरियर प्रदान करती है जहां आप सिस्टम में रहकर अपनी काबिलियत, ज्ञान, आत्मविश्वास के बलबूते, पेशेंस व परसिस्टेंस के साथ अपनी योग्यता के अनुरूप कमाई करते हैं। जैसे एक सफल बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाकर अपना नाम कमाता है। अंडरस्टैंड? अच्छा, आपके मन में कंपनी या काम को लेकर कोई सवाल या डाउट हो तो बताएं। अच्छा, यहाँ काम क्या करना है? मैंने जो जिज्ञासा बहुत देर तक अपने सीने में दफन की हुई थी उसका रहस्य उद्घाटन करते हुए पूछा। यहाँ आपको कोई काम नहीं करना है, बल्कि ये 7 मंथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ आपको लोगों के बीच जाकर सीखना है। आपको पता है धीरू भाई अंबानी रोज के चाय का पैसा बचाकर एक दिन उसी पैसे से 5 स्टार होटल में क्यों चाय पीते थे? मैंने कहा, ताकि वो उनकी बातों को सुनकर सीख सके, वो कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, उनका एटीट्यूड, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो क्या बात करते हैं, उनके बोलचाल का ढंग सीख सके। और आज देखिए, रिलायंस एक कंपनी नहीं बल्कि एक ब्रांड के रूप में स्थापित है। उसने अपनी बात रखते हुए कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपरिचित लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करें तो क्या आप सहजता से बात कर लेंगे? नहीं, मुश्किल होगी। मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में एज ए मैनेजर अपॉइंट कर आपको एक ब्रांच सौंप दी जाती है, तो क्या आप संभाल लेंगे? नहीं, क्योंकि आपको एक मैनेजर के तौर तरीके, काम के बारे में जानकारी नहीं है। एक मैनेजर का काम होता है ऑफिस के कार्मिकों के साथ बाहर के जो कंपनी के कस्टमर हैं, जहाँ से कंपनी को माल प्राप्त होता है, या जो उनके सप्लायर हैं या कंपनी के डायरेक्टर हैं आदि को मैनेज करना है। अच्छा, आपको एमबीए का मतलब पता है? हाँ, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एमबीए में स्टूडेंट्स को गंजे को कंघी पकड़ना सिखाया जाता है।
मतलब कि कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे गंजे को कंघी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कहें कि यह कंघी बाल झाड़ने के साथ-साथ सर के मसाज करने के काम आती है। साथ-साथ यह सर पर बाल भी उगाती है। मतलब प्रोडक्ट की कोई आवश्यकता ना होते हुए भी प्रोडक्ट की नीड पैदा करना। एमबीए अर्थात मूर्ख बनाने आ गया। अब बारी थी उस जादू के पिटारे से 2 कबूतर दूसरे कबूतर को निकालने की। उसने बैग से एक खोखला प्लास्टिक का डब्बा दिखाते हुए कहा, जैसे ये मेरे पास एक कंघी टाइप का प्रोडक्ट है, जिसकी कस्टमर को कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा काम है कि हम कस्टमर के अंदर इस प्रोडक्ट की नीड जागृत कर दें, ताकि वह इस प्रोडक्ट को लेने के लिए स्वयं ही मचल उठे। हमें इस ट्रेनिंग पीरियड में प्रत्येक दिन अपरिचित अनजान लोगों के बीच जाकर, जैसे स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, बैंक, मार्केट, शहर, गांव, कस्बों आदि में जाकर इन लोगों को मैनेज करना सीखना है, जिससे हम आने वाले समय में एक ब्रांच की जिम्मेदारी मिलने पर बखूबी उसे संभाल सके। और इसके लिए कंपनी हमें एक मीडिया देती है, जिसे हम लेकर उनके बीच जाते हैं और अपनी बात रखते हैं तथा अपनी बात से उन्हें मैनेज करने का प्रयास करते हैं। यह भी ज़रूरी नहीं कि सभी को आप अपनी बात से सहमत कर लें या हर कोई आपसे मैनेज हो जाए। जब आप दिन भर में 70 नो सुनते हैं, तब जाकर 30 लोग आपसे मैनेज होते हैं। अतः हमें ट्रेनिंग पीरियड में प्रतिदिन 70 नो का सामना करना होता है और तब जाकर 30 यस मिलते हैं। अच्छा, क्या आप बताएंगे कि कस्टमर कितने तरह के होते हैं? नहीं पता। मिस्टर विक्रम, जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको 3 तरह के लोग या कस्टमर मिलते हैं। एक किंग, जो कि तुरंत आपकी बात बात मान लेगा। दूसरा क्वीन, जैसा कि रानी का स्वभाव होता है कि शुरुआत में वो थोड़े नखरे दिखाती है, लेकिन बाद में मान जाती है। तीसरा जैक कस्टमर, जो आपसे खूब बहस करेगा, आपको अपनी बातों में उलझाएगा, लेकिन आपकी बात नहीं मानेगा। तो शुरू में तो आपको इनसे बचना है, लेकिन जैसे-जैसे आप लोगों को मैनेज करना सीखने लगते हैं, वैसे ही आप खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा जैक कस्टमर से मिलना चाहोगे। हम लोग जब भी फील्ड में ज़्यादा परेशान होते हैं, तो खुद में मूड फ्रेश करने के लिए जैक टाइप के कस्टमर को ढूँढते हैं। अब इतना लंबा-चौड़ा भाषण सुनने के बाद तो लग रहा होगा कि यह कोई प्रोडक्ट बेचने वाली मार्केटिंग कंपनी है। क्यों? क्या मैं सही कह रही हूँ? हाँ, पहले तो मैं समझ रहा था कि एमआर टाइप का काम है, लेकिन अब यह मार्केटिंग कंपनी लग रही है। नहीं, अगर इसे प्रोडक्ट ही बेचना होता तो तमाम प्रोडक्ट हैं, जिससे कंपनी को फ़ायदा होता और आपको भी अच्छा खासा कमीशन देती, साथ में अच्छा सैलरी, अच्छा कमीशन भी देती। वह क्यों आपको एक खोखला डब्बा देकर फील्ड में पिटने के लिए भेजती? यहाँ पर बेचना है ही नहीं। यहाँ आपका मेन फोकस है कि आपको 70 नो का सामना करना है, न कि 30 यस प्राप्त करना। जब आप 70 नो से सामना करना सीखेंगे तो 30 क्या उससे कहीं अधिक यस खुद ब खुद आपकी झोली में आकर गिरेंगे। आपको फील्ड में जाकर अधिक से अधिक लोगों से मिलना है और उन्हें मैनेज करने का प्रयास करना है या उन्हें मैनेज करना सीखना है, न कि अपना प्रोडक्ट बेचना। यह कंघी जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, आपके लिए एक मीडिया है, जिसके थ्रू आप लोगों के बीच में जाते हैं और फील्ड के दिन प्रतिदिन के खट्टे मीठे अनुभव से आपकी पर्सनालिटी में निखार आता है और हमें एक सिस्टम में लोगों से मिलना है, जिसे हम 4 फैक्टर ऑफ मीट के नाम से जानते हैं। मतलब मिलने के 4 नियम। पहला है ऑलवेज स्माइल ऑन योर फेस। कस्टमर मीन्स जो कष्ट से मर रहा हो। आप जिनसे मिलने जा रहे हैं या जो आपके कस्टमर हैं, तमाम तरह की उन्हें परेशानी है। रात में मच्छर सोने नहीं देते, दिन में बीवी की किच-किच से परेशान हैं, तो किसी का बेटा नालायक हो गया है, उसकी बात नहीं सुन रहा है, तो किसी को गठिया है, किसी की दमा से साँस फूल रही है। ऐसे में जब आप चेहरे पे स्माइल के साथ उसके पास जाएँगे, तो कुछ देर के लिए वो अपना गम भूलकर वह आपकी बात अवश्य सुनेगा। वहीं जब आप मुँह बनाकर उसके पास जाएँगे, तो दूर से ही वो आपको भगा देगा। हमेशा प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहना है। जब आप खुश रहोगे, हमेशा स्माइल करोगे, तो फील्ड में लोग आपसे प्रभावित होंगे और आपकी बात से मैनेज होने के इससे परसेंटेज भी बढ़ जाएँगे। इसके अतिरिक्त आपको फील्ड में ही काम देने वाले तमाम लोग मिल जाएँगे। मुझे तो कई दफ़ा 20 से 25 हज़ार का काम देने वाले मिले।
लेकिन मैंने उनसे इंडिफरेंट एटीट्यूड रखते हुए कहा कि मुझे नौकरी नहीं करना है, बल्कि अपना करियर बनाना है और मेरा सपना तो मिस्टर निर्भय सिंह की तरह डायरेक्टर बनना है। तो इन छोटी-मोटी नौकरी की तरफ क्यों ध्यान देना? दूसरा है इंडिफरेंट एटीट्यूड, अर्थात एक अलग सोच। हमारी सोच एक सेल्समैन की तरह नहीं होनी चाहिए जो फील्ड में अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए परेशान है, बल्कि हमें तो यह दिखाना है कि हमें प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है। चाहे प्रोडक्ट बिके या ना बिके, इससे हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम कोई बेचने वाले नहीं, बल्कि एक मैनेजमेंट स्टूडेंट है। तीसरा है फियर ऑफ लॉस, मतलब खोने का भय देना। जब आप अपने मीडिया अर्थात कंघी को दिखाते हो, तो उसके बारे में कस्टमर के अंदर रुचि जागृत करने के बाद एक झटके से छीन लेना। जैसे आपकी कोई प्रिय वस्तु अगर खो जाए, तो आप उसे प्राप्त करना चाहोगे कि नहीं? जब आप उसके हाथ से कंघी को झटके से छीन लेते हो, तो अभी जब तक कंघी उसके हाथ में थी, तब तक तो लग रहा था कि बाल उगने शुरू हो गए हैं और जैसे ही उसके हाथ से कंघी गायब होगी, उसे जो बाल उग रहे थे, वो अचानक से गायब प्रतीत होने लगेगा और वह उसे लेने के लिए मचल उठेगा। चौथा है ग्रीड फैक्टर, मतलब लालच की भावना को जगाने के लिए आप जब उसके पड़ोस में के किसी प्रतिष्ठित या नामी व्यक्ति का नाम बताकर कहते हैं कि आपके पड़ोसी जो कॉलेज में विज्ञान विषय के प्रवक्ता हैं या कोई डॉक्टर हैं, व्यवसायी हैं, ग्राम प्रधान हैं, ने पूरे 2 सेट लिए हैं, तो प्रोडक्ट के प्रति उसमें भी लालच की भावना उत्पन्न होती है। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान हम इनकम व काम की बात करें तो आप 10 से 15 दिन तक अपने ट्रेनिंग मैनेजर या अपने ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ जाकर फील्ड में लोगों से बात करने का तरीका, उनका इंडिफरेंट एटीट्यूड या आप उनसे 4 फैक्टर ऑफ मीट सीखते हो। इसके अलावा मैनेजर सर व ग्रुप लीडर्स के द्वारा सुबह-शाम 1-1 घंटे प्रतिदिन क्लास ली जाती है। पहला फेज़ जो 2 महीने का फील्ड ट्रेनिंग का है, उसमें आप 6 से 7 हज़ार तक कमाना सीख जाते हो। ये 6 से 7 हज़ार आपको वेतन के रूप में नहीं, बल्कि कमीशन के रूप में मिलते हैं। जैसे आप एक व्यक्ति को मैनेज करते हो, तो आपको एक व्यक्ति पर ₹10 मिलते हैं और वहीं आप यदि 30 व्यक्ति को मैनेज करते हो, तो 1 दिन का 300 और महीने का 300 गुणे 30 बराबर 9,000। लेकिन प्रतिदिन तो 30 तो नहीं होंगे और ऊपर से औसत 10 दिन तो आपको इसे सीखने में लगेंगे। फिर भी एक औसत निकाला गया है जिसके आधार पर 6 से 7 हज़ार एज ए फील्ड ट्रेनी आप आसानी से कमा सकते हैं और घर से आपको एक भी रुपए लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह ट्रेनिंग आपको खुद पर विश्वास करना एवं आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। क्यों मिस्टर, काफ़ी कठिन है? क्या लगता है? क्या 7 मंथ ट्रेनिंग आपके बस की बात नहीं है? अगर ऐसा है तो आप जा सकते हैं। आपको इंटरव्यू देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो बताएँ कि आप घर जाना पसंद करेंगे या इस 7 मंथ के ट्रेनिंग पीरियड को ख़त्म कर अपना करियर बनाना पसंद करेंगे? क्योंकि आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे ही नई-नई चुनौतियाँ आपको आज़माती हैं। क्योंकि हमें फिज़िकली व मेंटली रूप से एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर चाहिए। जो आगे आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना कर उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम हो। कहा भी गया है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसलिए पुलिस आर्मी के लोगों को एक कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है कि जो भी भागने वाले लोग होते हैं ट्रेनिंग से पहले ही भाग जाएं तो अच्छा, क्योंकि कंपनी आपके ऊपर अपना समय व पैसा खर्च कर रही है और मान लें कि आप मैनेजर बनने के बाद फेल हो गए तो सबसे ज़्यादा कष्ट जो कि आपसे भी ज़्यादा होगा वह कंपनी को होगा। आपके ट्रेनिंग मैनेजर को होगा, आपके मैनेजर को होगा। तो ट्रेनिंग अगर कठिन लग रही है तो अभी क्विट कर दें, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होगी कि मैं आपको मैनेजर नहीं बना सकी। क्योंकि अभी भी मेरे सिखाने पढ़ाने में कुछ कमी है और मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना पढ़ाना है, सीखना पढ़ना है। क्योंकि मैनेजर सर कहते हैं कि देयर आर नॉट बैड स्टूडेंट, ओनली बैड टीचर। कि कोई विद्यार्थी खराब नहीं होता बल्कि टीचर खराब होता है और हर व्यक्ति का एक लेवल होता है जो अपने समान लेवल वाले से ही मैनेज होता है। जैसे क्लास में जब कोई टीचर पढ़ाते हैं तो उनका प्रयास यह रहता है कि उनकी क्लास में जो सबसे कमज़ोर बच्चा है वह भी उनकी बात को समझ जाए।
कहने का मतलब एक टीचर को अपने लेवल पे नहीं बल्कि उस बच्चे के लेवल पर आकर सिखाना पड़ता है। तब आप इस कठिन डगर पर आगे बढ़ना चाहेंगे या पीछे अपने घर लौटकर मस्ती करना चाहेंगे? या आप ट्रेनिंग करके देखना चाहेंगे कि 7 ही महीने तो है, देखते हैं कि कंपनी मैनेजर बनाती है कि नहीं? 7 ही महीने तो हैं। मैंने कहा 7 ही महीने तो हैं, देखते हैं। क्या क्या कहा? देखते हैं। अब कब तक देखते रहोगे? देखते-देखते तो आपकी आधी उम्र निकल गई। मैं कहती हूँ कि यह कंपनी कोई मैनेजर नहीं बनाती और इस तरह आपका रवैया रहा तो 7 महीने क्या 7 साल में भी मैनेजर नहीं बन पाओगे। बीच में फेल हो इससे बेटर है तुम अभी यहाँ से तुरंत चले जाओ और तुम अपने साथ-साथ मेरा और कंपनी का समय भी बर्बाद कर रहे हो। इसलिए तुरंत मेरे सामने से जाओ। 5 मिनट तक एक मौन छाया रहा और मैं वहीं चुपचाप बैठा रहा क्योंकि मुझ पर जो 4 फैक्टर ऑफ मीट का फ़ियर ऑफ लॉस नाम का अस्त्र का प्रयोग किया गया था, उसने अंदर तक मुझे घायल कर दिया था और मैं अवाक उस गांडीव धारी बाला को देखते रह गया। यह एक अजीब सम्मोहन था। इसमें ना कोई माला, ना कोई चम्मच हिलाया गया, ना ही गरमा-गरम मटर समोसे के अलावा कोई आमंत्रित चावल खिलाए गए, ना ही कोई जड़ी सुंघाई गई। यह सम्मोहन तो उस व्रत का था। उसने उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 24 घंटे सिस्टम में रहने का लिया था। वहाँ का सिस्टम ही उसके लिए अन्न, जल, प्रसाद, जीवन, मरण सब कुछ था। परिस्थिति कैसी भी हो, 4 फैक्टर ऑफ मीट का ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस जैसे उसके जन्म-जन्म के साथी हो और जब वह फ़ियर ऑफ लॉस नाम के ब्रह्मास्त्र से मेरा कलेजा छलनी-छलनी कर रही थी, तो भी उसके चेहरे पर विषाद की कोई झलक नहीं थी। माथे पर तनिक भी सिकन नहीं कि अगर यह लड़का मेरी बातों से नाराज़ होकर चला जाए, तो मेरी पिछले 3 घंटे की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसका उसके हाव-भाव, एटीट्यूड से रंच मात्र भी एहसास नहीं कि इसके बाद फिर दोबारा इतना टैलेंटेड लड़का मुझे कब सिखाने-पढ़ाने को मिलेगा। जैसे उसने कर्म को ही अपना ध्येय बना लिया था। जब भी मुझे उसकी याद आती है, तो गीता के ये श्लोक जिनका अर्थ है, पार्थ तेरा अधिकार तो कर्म करने में है और फल की क्यों चिंता करता है? फल में तेरा कोई अधिकार नहीं है। बरबस ही कर्ण पटल पर गूंजने लगते हैं। उसे अपने सिस्टम रूपी व्रत पर विश्वास था, भरोसा और इस सिस्टम को ही अपने को ही उसने अपना धर्म, कर्म और भगवान मान लिया था। मैंने कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन इस 9 मंथ के ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उसने मेरा माँ-बाप दोनों की तरह ख्याल रखा। वह इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान मेरे लिए माँ-बाप, भाई-बहन सब कुछ थी। वे मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं थी। जब भी निराश होता, दुखी होता, जीवन ट्रेनिंग से हारने लगता, उसके शब्द मेरे लिए संजीवनी के समान होते और मैं पुनः लक्ष्मण की भांति पुनर्जीवित होकर दुगने उत्साह के साथ युद्ध क्षेत्र में उस ट्रेनिंग रूपी मेघनाथ के समक्ष अपने तर्कस में लॉ ऑफ एवरेज 4 फैक्टर टू मीट अस्त्र शस्त्र व सिस्टम रूपी ब्रह्मास्त्र के साथ मैदान में डट जाता। मुझे इस बात की आज भी खुशी है कि वे मेरी ट्रेनिंग मैनेजर थी। शब्दों में ऐसा जादू था कि रोम रोम सिहर उठते थे। फील्ड में जाने से पहले जो 5 मिनट का उनका सूक्ष्म उद्बोधन होता था, उससे दिन भर फील्ड रूपी दानव से लड़ने के लिए प्रतिदिन नए-नए दिव्यास्त्रों की प्राप्ति होती थी और जो उस दिन की लड़ाई के लिए पर्याप्त होता था। चाहकर भी मेरी कलम उस देवी के मात्र 1/4 गुणों का भी बखान नहीं कर पा रही है। उनके जज़्बे को, आत्मविश्वास को, उनके जीवन को शब्दों में बाँधना संभव नहीं है और एक गुरु के रूप में उन्हें पाकर जैसे मेरा जीवन धन्य हो गया और आज भी जब उनकी याद आती है तो उनके शब्द कर्ण-पटल पर गूँजने लगते हैं। शरीर में एक स्फूर्ति-सी दौड़ जाती है, रोम-रोम रोमांचित हो जाता है और कभी-कभी यूँ ही अनायास नैनों से आँसू के 2 बूँद ढुलकने लगते हैं। मैं आज तक भी ये नहीं समझ पाया क्यों अनायास मेरी आँखें यूं ही भर जाती हैं और आज बोल मेरे मुख से अनायास यूं ही फूट पड़े हैं। तुमको पाकर मैंने इस जीवन में जीवन पाया है। तुमको पाकर मैंने इस जीवन में जीवन पाया है। धन्य हुआ अब जन्म ये मेरा जो तुमको ही पाया है। तदबीर से तकदीर को बदल के
दिखाना है, तदबीर से तकदीर को बदल के दिखाना है, कर्तव्य मार्ग पे पार्थ सा खुद मिटना या मिटाना है। तदबीर से तकदीर को बदल के दिखाना है, कर्तव्य मार्ग पे पार्थ सा खुद मिटना या मिटाना है। मृदु फूल तो राहों में कदमों तले तले हैं रौदे जाते, मृदु फूल तो राहों में कदमों तले हैं रौदे जाते, कटुसूल तो राही के पद को हैं बिध देते। तुमसे मिलकर जाना है, कांटों में राह बनाना है, दरिया में तो डूबकर ही मोती को पाना है। एक दिन फील्ड में से आने के बाद मैं थक कर ऑफिस की बेंच पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद अपने चिर परिचित स्माइल के साथ मिस सुबह ने ऑफिस में प्रवेश किया। मुझ पर नजर पड़ते ही बोली, क्यों मिस्टर, थक गए हो? हाथ मुंह धोकर हाल में चलो। हाल में आने के बाद मैं एक पैर मोड़कर खड़ा था। आते ही मिस सुबह ने हाथ मिलाकर कहा, गुड इवनिंग मिस्टर विक्रम। गुड इवनिंग मैम। जैसे क्लास में टीचर बोर्ड के पास खड़े होकर पढ़ाती हैं, वैसे ही वे धारा प्रवाह बोले जा रही थी। स्टूडेंट के रूप में मैं अकेले खड़ा था। थोड़ी देर बाद मुझसे एक दिन के सीनियर रामकिशन मैम से गुड इवनिंग करने के बाद मेरी बाईं ओर आकर खड़ा हो गया। ऐसे ही लोग फील्ड से आने के बाद पंक्ति से आगे पीछे खड़े हो रहे थे। मैंने नॉन स्टॉप वक्ता की तरह मैम नॉन स्टॉप एक वक्ता की तरह बोली जा रही थी। बीच बीच में आने जाने वालों से हाल चाल एवं फील्ड से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रही थी। ये जो हमारा शरीर है, उसे आप जितना भी आराम दोगे उसके लिए कम ही होगा और इससे कहीं अधिक आराम की मांग करेगा। जैसे आग में तपकर ही सोना सोना बनता है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर को इस 7 मंथ की ट्रेनिंग रूपी अग्नि में होम करना है। हमेशा लक्ष्य पर नजर रखो, फिर तुम्हें ना इस शरीर का दर्द महसूस होगा, ना भूख प्यास मैटर करेगा तो सिर्फ हमारा एटीट्यूड। द लॉन्गर आई लिव, more I realize the impact of attitude on life to me is more important than facts. It is more important than past education, money, and circumstances, than failure, than success. मिस्टर राम किशुन, आज का दिन कैसा रहा? जवाब में, जी बहुत अच्छा। फील्ड में कोई प्रॉब्लम? जी कोई खास नहीं, एक आदमी कह रहा था कि आपका प्रोडक्ट काम नहीं करता है। आपने क्या कहा? मैंने पूछा कैसे यूज कर रहे हैं कि काम नहीं कर रहा। वो बोला 2 घंटे चार्ज करके सीधा रखते हैं। अरे तभी तो मच्छर नहीं भाग रहा, इसे सीधा नहीं बल्कि पलट के रखना है। मिस सुभा ने समझाया कि आप इस तरह भी कह सकते थे कि मशीन काम तो नहीं करती, मच्छर भगाती है। आप स्माइल के साथ पूछते, चाचा जी मच्छर भगा रही है कि नहीं? फील्ड में हमें हमेशा स्माइल रखना है, चाहे आपके आगे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। तेज धूप से परेशान हो, बारिश से बेदम हो, सुबह से शाम तक पिच करते करते थक कर चूर हो गए हैं, फिर भी आपकी परेशानी आपके चेहरे से झलकनी नहीं चाहिए। चाहे आपका एक भी प्रोडक्ट बिके ना बिके तो भी आपको निराश नहीं होना है। आप बेचने वाले नहीं हो, नहीं ना? आप कौन हो? यू आर मैनेजमेंट स्टूडेंट, और मैनेजमेंट स्टूडेंट पानी के समान होता है। जैसे आप पानी को जिस बर्तन में रखते हो उसका आकार ग्रहण कर लेता है। आप पानी को गिलास में रखते हो तो गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है। आप उसे कटोरे में रखो तो कटोरे का भगोन आप उसे कटोरे में रखो तो कटोरे का, भगोने में रखो तो भगोने का आकार ग्रहण कर देता है। ठीक वैसे ही एक मैनेजमेंट स्टूडेंट परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल देता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है चाहे हमारा प्रोडक्ट बिके या ना बिके? आपको हमेशा सिस्टम में रहना है, और सिस्टम में रहने की पहली शर्त क्या है? ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। इतने में घंटी बजी, जो मैनेजर सर के केबिन में सबको एकत्रित होने के लिए एक संकेत था। सब बारी बारी से मैनेजर सर से हाथ मिलाकर गुड इवनिंग कर कतार में आगे पीछे खड़े हो रहे थे। आइए अब फील्ड में चलकर आपको 4 फैक्टर का जादू दिखाते हैं, कहकर उसने अपना डायरी कलम बैग में रख तुरंत बैग को कंधे पर उठाकर खड़ी हो गई। अब धूप भी सर पर चढ़ रहा था। घड़ी में 1:40 के करीब समय हो रहा था।
हम सुबह के 10 बजे से ऑफिस से निकले थे और कब ये 4-5 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। मिस सुबह तेज कदमों से सड़क पार करते हुए कॉलोनी में दाखिल हुई और मैं भी उनके साथ चल रहा था। कॉलोनी में एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर से एक अधेड़ उम्र की औरत निकलती, उसने कहा, नमस्ते चाची जी, मेरा नाम सुभा, मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ और डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ एक खास क्वालिटी के हाउसफुल पेस्ट रिपेलर का, लीजिए इसे देखिए। उसके हाथ में एक प्लास्टिक का डब्बा पकड़ाते हुए, जैसा आप घरों में मच्छर भगाने के लिए गुड नाइट, ऑल आउट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये मच्छरों को तो नहीं भगाती है, लेकिन इससे निकलने वाला धुआं हमारे नाक से होकर सीधे फेफड़ों तक जाता है, जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। ऊपर से हर महीने रिफिल रिफिल के 45 रुपए के लग जाते हैं। आपको इसे केवल 2 घंटे चार्ज करना है और इसे पूरे 12 घंटे चलेगा। यह मच्छर, मक्खी, चूहा, छिपकली, कॉकरोच को भगाता है और कोई धुआं भी नहीं। आपको मार्केट में यह मशीन मिलेगा 280 रुपए में, लेकिन आपको डेमोन्स्ट्रेशन पीरियड में यह मिल रहा है मात्र 120 में, और एक की खरीद पर दूसरा बिल्कुल मुफ्त। और आपके बगल में रीना मैडम ने पूरे 2 सेट लिए हैं। मेरा नाम सुभा, आपका शुभ नाम? जी सीमा है। तो सीमा जी, आपके नाम कितने सेट कर दें? जी अभी कोई नहीं, तो आप दूसरे दिन आइए। ओके, थैंक्स मैडम, आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस टू मीट यू। अब मिस सुभा मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, हमें एक दिन में कितने नो फाइट करने? जी 70। अच्छा, लॉ ऑफ एवरेज क्या है? मैंने नाम ही से हिलाया। एवरेज तो जानते होंगे, एवरेज मतलब औसत। हम दिन भर 10 लोगों से मिलते हैं, तब जाकर एक लोग हमसे मैनेज होते हैं। इस तरह जब हम 100 लोगों से मिलेंगे तब जाकर कम से कम हमारे पास 10 रिजल्ट होंगे। इसी प्रकार आप जब 300 लोगों से जाकर मिलते हैं तब जाकर आपके पास 30 यस होंगे, यानी 300 लोगों से मिलने पर आपसे कम से कम 30 लोग मैनेज होंगे। इसे हम लॉ ऑफ एवरेज कहते हैं, यानी औसत का नियम। इसी तरह फील्ड में लोगों से बात करते समय जब भी उसे वक्त मिलता या कोई दरवाजा खोलने में देर करता या एक गली से दूसरी गली, एक घर से दूसरे घर जाते समय मुझसे कुछ न कुछ बात करती। कभी कस्टमर के व्यवहार के बारे में, उसकी प्रतिक्रिया को लेकर, तो कभी अच्छा लग रहा है कि नहीं, मन लग रहा है कि नहीं, या थक गए क्या। कभी कभी कुछ प्रश्नों पर जोर देती जो सुबह 3 घंटे की क्लास में काफ़ी घोर कर पिलाने का प्रयास किया गया था। जैसे 4 फैक्टर का दूसरा नियम क्या है, इंडिफरेंट एटीट्यूड का क्या मतलब है, ग्रीड फैक्टर क्या है। साथ साथ यह भी ध्यान दिलाते कि इंटरव्यू पास करना मस्ट है, बिना इंटरव्यू कोई भी सिलेक्शन नहीं होगा। अतः आंख, नाक, मस्तिष्क खुले रखिए। आज मैं आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखाऊंगी, यानी मैं रिजल्ट लेने का कोई प्रयास नहीं करूंगी, क्योंकि समय भी कम है और आज आपका इंटरव्यू भी शाम तक कराना है। तो आज मैं आपको बस सिस्टम में रहकर बात करना, यानी हमेशा हंस मुस्कुराकर लोगों से बात करना, ग्रीड फैक्टर देना, इंडिफरेंट एटीट्यूड, लॉ ऑफ एवरेज का पीछा करना, इन सबको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। और आपको ध्यान से सीखने का प्रयास करना है। ओके मिस्टर विक्रम। यस मैडम। उस दिन करीब घंटे भर तक 20-25 लोगों से हंसते मुस्कुराते मिली और बिना किसी हिचक के। फील्ड में जो भी मिलता, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, सबसे बड़ी आसानी से ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई वर्षों की जान पहचान हो। और मैं अवाक सा एक अबोध बालक की तरह यह कारनामा अंजाम देते हुए उसे देख रहा था। लोगों से बात करना ही नहीं, उनसे हंसना, बोलना, तर्क वितर्क करना, चुहलबाजी करना, हंसी मजाक करना एक खेल था। और वह एक मचे हुए खिलाड़ी की भांति फील्ड में डट कर खेल रही थी। चाहे बाल शार्ट पिच हो या बाउंसर हो या यार्कर हो या ओवर पिच, उसे बखूबी पता था किस बाल कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसे किस दिशा में खेलना है। उसका प्रयास था कि मुझे नहीं लगना चाहिए कि कंपनी प्रोडक्ट बेचवा रही है या यहाँ पर बेचना है, बल्कि यह एकमात्र 7 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड है जो कि फील्ड में हंसते खेलते बीत जाएंगे। और इस दौरान फील्ड में तरह तरह के लोगों से मिलना है, उनसे सीखना है, और इसके बाद मैनेजर की कुर्सी आपकी अपनी, आप अपनी मर्जी के मालिक, आपकी अपनी एक अलग ब्रांच और आप वहाँ के सर्वे सर्वा। जिससे मैं खुद इंटरव्यू पास करने के लिए मचल उठा।
उसने मुझे इस तरह बताया कि इंटरव्यू में गिने-चुने लोगों का ही सिलेक्शन होता है और अधिकांश लोगों को यहाँ से छाँट दिया जाता है और उसमें आप कह सकते हैं कि वो अपने मकसद में 110% सफल रही। दिन भर का काम समाप्त कर हम ऑफिस पहुंचे। उसने कहा हाथ मुंह धो ले, कंघी ला कर दिया और सामने शीशे की तरफ इशारा कर तैयार होने के लिए कहा कि 10 मिनट में इंटरव्यू है। मैं उसी इंटरव्यूअर के पुनः सामने था जिसने सुबह हाथ मिलाकर मुझे तेज दौड़ने के लिए कहा था। उसके हाथ में एक राइटिंग पैड था जो संभवतः मेरे जैसों के मूल्यांकन के लिए था। पहला सवाल मुझसे किया गया, आपको यहाँ क्या समझ में आ रहा है, या यहाँ आपको क्या काम करना है? जी, ये 7 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड है, जहाँ फील्ड में जाकर लोगों से सीखना है। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? जी, औसत का नियम। जब हम 10 लोगों से मिलते हैं तो उनमें से 1 लोग हमसे सहमत होते हैं। इसी तरह ग्रीड फैक्टर, 4 फैक्टर टू मीट, कंपनी के संस्थापक का नाम पूछा गया। इनमें से अधिकांश सवालों का जवाब मैंने सही-सही दिया। अंत में मुझसे पूछा गया, क्या लगता है, ये ट्रेनिंग आपके लिए कठिन है या आसान? मैंने सोचते हुए कहा, जी कठिन है। क्यों कठिन है? कि दिन भर फील्ड में रहना है, फील्ड जॉब है। अब मैनेजर ने करीब रिजल्ट की घोषणा करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इस ट्रेनिंग के लिए जो लगन, हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिस्टेंस की आवश्यकता है वह आप में है। पैड पर अब तक जो कुछ भी लिखा जा रहा था उस पर एक बड़ा सा क्रॉस लगाते हुए कहा, लेकिन आपने दिन भर फील्ड में रहकर धैर्य का परिचय दिया है। और मिस सुभा जो आपकी ट्रेनिंग मैनेजर है, उनकी रिपोर्ट को देखते हुए यदि हम आपको यह कैरियर का सुनहरा अवसर देते हैं तो आप कैसे इसे फेस करेंगे? जी, हार्ड वर्क से, पेशेंस के साथ इस 7 मंथ की ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे और अधिक से अधिक सीखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपका इस दौरान क्या लक्ष्य होगा? जी, काम को सीखकर मैनेजर की पोस्ट अचीव करना। मिस्टर विक्रम, वी आर सो एक्साइटेड दैट यू आर selected for this golden opportunity in bright future of Universal Group of Management. I hope you become a successful manager in our company. Congratulations, Mr. Vikram. You are in few people who gave this opportunity. तो कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। बाकी आप अपने ट्रेनिंग मैनेजर से मिलकर जाइएगा। बाहर में सुबह इंतजार कर रही थी। आते ही उसने पूछा, क्या हुआ, पास की फेल? हालांकि उसने मेरे फेस पर परिणाम पढ़ लिया था और पहले ही अपने सिखाने पढ़ाने को लेकर आश्वस्त थी, या इन मामलों में उसे पहले से पता होता था। मैंने कहा, पास। तो मिस्टर विक्रम, कल सवेरे तक अपना सामान, कपड़े, एक थाली, कटोरी, गिलास, ब्रश, मंजन पैक कर आ जाओ। यहाँ ऑफिस में रहने की सुविधा फ्री है और बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। जैसे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वैसे ही आपको इस 7 मंथ की ट्रेनिंग के में हमारे साथ रहना होगा। तो कल मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर विक्रम। आई होप यू आर बिकम ए वर्दी मैनेजर ऑफ of our company, and I will proud you made you a successful person। ये था कहानी का पहला अध्याय, कंपनी से मेरा परिचय। आपको यह कहानी कैसे लगी? क्या आप इसे आगे भी सुनना चाहेंगे? तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ और आपका अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपके पेशेंस के लिए, धैर्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।